हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस पिछले उसमें डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम ए गैस, कोई गैस है, कंडीशन आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट 300 केल्विन, एक्सपेंड हो रही है, ध्यान दीजिएगा एक्सपेंड हो रही है 0.1 लीटर से लेकर 0.25 लीटर तक एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड मतलब बढ़ रही, एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ऊपर से एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगा है। लेट अस कंसीडर एक पिस्टन लगा हुआ है, वो पिस्टन 2 बार का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन पूछ रहा है और दिया गया 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। देखो बेटा कंडीशन कोई ऐसी जो है रिवर्सिबल की नहीं दी गई है, तो जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती तो डायरेक्ट इरिवर्सिबल वर्क वाला फार्मूला लगता है। तो W इरिवर्सिबल क्या हो जाता है बताओ? W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो जाता है? तो दैट इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। बेटा V2 क्या है? 0.25, V1 क्या है? 0.1 और P एक्सटर्नल क्या है? 2 बार। इतना ही तो दिया गया बेटे। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W इरिवर्सिबल बराबर कितना रखो बेटे? माइनस में एक तो आएगा 2, यहां आ जाएगा 0.25 माइनस 0.1, तो दैट इज इक्वल टू 0.15 आ जाएगा और 15 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.30, तो माइनस 0.30। लेकिन ये आ गया लीटर बार। मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था बेटे यूनिट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अगर यूनिट्स गड़बड़ कर गए तो आंसर नहीं निकलेगा, भले आपने क्वेश्चन सही किया हो। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं तो ये इसमें कोई आंसर, कोई ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं इस तरीके का। क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो किलो जूल में दिया गया। समझ बात आ गई नहीं आ गई? नहीं, मैंने ऑप्शन शायद गलत लिख दिया, जूल में होना चाहिए। ऑप्शन सारे एक ही हैं, जूल में। -30 जूल, 5 जूल, 25 जूल, 50 जूल। ऑप्शन तो जूल में दिया गया, हो सकता है किलो जूल में भी दिया जा सकता है, लेकिन आपके जो नीट में क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जूल में दिया गया। और ये कह रहा है 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, तो ये लीटर बार आ गया, ये 100 जूल आ गया, तो आ गया माइनस 0.30 इंटू 100 जूल, दैट इज इक्वल टू माइनस 30 जूल। कितनी वैल्यू आ गई? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला -30 जूल, दूसरा 5 जूल है नहीं, 25 जूल है नहीं, 50 जूल है नहीं। समझ बात आ गई बेटे? तो यहां पर क्या कर देंगे बेटे? आप आंसर टिक कर देंगे और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बेटा पॉज करके लिख लेना क्योंकि मैं मिटाऊंगा। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है आपको? ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जनरली बच्चे नहीं ध्यान देते, और मैं कई बार कह चुका हूं 11th क्लास का लास्ट टॉपिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th क्लास का लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसकी एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, एक मार्कर ले लीजिए और उससे मार्क कीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। थोड़ी सी बातें इसके बारे में करूंगा, मजेदार बातें आप लोगों को बताऊंगा। इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए बेटे, पहली बात तो ये कि हमारे पास
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है एयर में। ये एयर का कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं जो आपकी एटमॉस्फेयर में एयर। अब बात क्या है, बाद बाकी और गैसेस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाद बाकी गैसेस में ही आती है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसमें 0.03% बाई वॉल्यूम। बेटा ये कहीं लिख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है। ट्रोपोस्फियर में 0.03% बाई वॉल्यूम ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं। ये नॉर्मल कंडीशन, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोशल एनिमल, हम तो जानवर, हम लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, हम ऑटोमोबाइल चलाते हैं, हम लोग सूखे पत्ते जलाते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगातार क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बात क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा सा साइड में लेके समझो कि जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश हैं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड, उनमें जो सब्जियां उगाई जाती हैं, उन सब्जियों को उगाने के लिए करते क्या हैं कि वो लोग एक ग्लास का चैम्बर बनाते हैं, उन ग्लास के चैम्बर के अंदर खेती करते हैं। तो जो सनलाइट आती है उस सनलाइट का, ध्यान देना दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, सनलाइट का 75% जो हिस्सा है वो एब्जॉर्ब बाई सॉइल, जो हमारी अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बाद बाकी हिस्सा कहां जाता है, बाद बाकी हिस्सा बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ IR रेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से जो ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने वाले लोग जो है ग्लास चेंबर में सब्जी जो है अपनी जो सब्जियां उगाते हैं उनको ग्लास चेंबर के अंदर इसलिए बंद करते हैं क्योंकि उनको इतनी कंडीशन दी जा सके कि वो सर्दियों से मरे ना, सर्दी से मर न जाए कहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है उसमें IR रेस को बाहर निकालने की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो वो अंदर का टेम्परेचर ठीक ठाक रखता है जिससे कि हमारे पेड़ पौधे उग जाएं। बेटे भगवान ने हमको एटमॉस्फेयर के बाहर ही एक ऐसा ही कवरिंग दे रखी है और उस कवरिंग को का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड 75% सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, बाद बाकी जो हीट निकलती है उस हीट को निकलने नहीं देता और इस पूरे की पूरी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर वो भी निकल जाए और आइडियल कंडीशन हो तो बेटा ये अर्थ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जो भी वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या नॉर्मल कंडीशन में लाभदायक है, लाभदायक तो है। दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अच्छा पॉइंट है। अब बात क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा होता क्या है, क्योंकि हम लोग ऑटोमोबाइल से और वेरियस हम लोग पेड़ पौधे जला के डिफॉरेस्टेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.03 से इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब परसेंटेज इंक्रीज होती है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादातर IR रेज को क्या काम कर देती है, वो रोकने लगती है और हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसे, इसी चीज का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन कांस्टेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है देखो, अदर गैसेस, कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है? देखो बेटा, मीथेन रिस्पॉन्सिबल है। समझ बात आगे नहीं आती? जब पेड़ पौधों की पत्तियां और ये सब जो है, मार्श गैस मैंने बताया था, जब दलदली भूमि में से निकलने वाली, तो ये CH3 ये CH4 मीथेन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मीथेन के बाद कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
ओजोन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, और फोर्थ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेटा ये याद कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है क्वेश्चन यही आ जाए, दूसरा भी आ सकता है। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो है ही मेन। मीथेन, मतलब अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड द रिस्पॉन्सिबल गैसेस आर मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs। ये भी रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया? अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड है, हाँ है। ओजोन है, हाँ है। मीथेन है, हाँ है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बेटा इसको पॉज करके लिखो, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग इतना जो है ब्रॉड टॉपिक है, आगे जाके पढ़ोगे। मुझे कहना पड़ेगा कि जितना हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपके टेबल पे जो फ्रिज में आप प्लास्टिक बोतल्स रखते हो वो भी रेडिएशन कर रही हैं, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया गया है और बिल्कुल लाइन बाय लाइन जैसा का तैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, पॉज कीजिए, लिखिए, अब मैं आगे की बात बताता हूं, ठीक है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आपको, और इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 पॉजिटिव 2I नेगेटिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, E नॉट दिया गया 0.24 वोल्ट, और डेल्टा G नॉट R की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ध्यान दीजिए बेटे, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो भैया। और I निगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जरा करके देखते हैं, Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2 पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। I निगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में, तो 2 यहां लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, रिएक्शन आ गई, इसका मतलब N की वैल्यू 2 आ गई। ये समझ में आ गया आप लोग? अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया डेल्टा G नॉट R की वैल्यू निकालने, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, क्या हो जाएगी? N की वैल्यू है 2, F की वैल्यू कितनी है बेटे? F की वैल्यू होती है 96500, और E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बेटे? E नॉट सेल की वैल्यू है 0.24। मेरे हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बोलो बेटे। तो आप क्या काम करेंगे, इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके डेल्टा जी का निकाल देंगे। समझ में आता रही नहीं आ रही? तो ये आपका 8th क्वेश्चन था, इसकी इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन करके आप निकाल देंगे। दैट इज द आंसर ऑफ डेल्टा जी। हो जाएगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, रिक्वायर एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है ये फॉस्फेट ट्रांसफर मैकेनिज्म के लिए, एज ए कोफैक्टर। तो वो कोफैक्टर मतलब जो पीछे लग जाता है, कोफैक्टर, जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो पाएगी। एम इज बेटा कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चंस है। क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है कंप्लीट? भाई मैग्नीशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसका जो आंसर है वो क्या है? मैग्नीशियम। क्यों ऐसा होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये है क्या है कि एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो मैग्नीशियम।
पॉज करो और एक काम कीजिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर निकालिए और देखिए इसका आंसर आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजना। पॉज करो बेटा, देखिए बेटा मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, एक कन्वर्जन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है और उसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिस एल्कीन। वैसे तो काफी सिंपल है, दो रिएक्शन थी, एक थी बर्च रिडक्शन और एक थी रिडक्शन विद पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट, जिसको कहते थे लिंडलार कैटलिस्ट। तो देखिए बेटे, सिस इसका मतलब जो एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। और सिन एडिशन तो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता था, क्योंकि जो बर्च रिडक्शन थी वो तो एंटी एडिशन कर रही थी। मैं दोनों लिख के दिखाऊंगा आपको। तो पहली बात तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आंसर निकाल लेते हैं, फिर दोनों रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा। सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन लिंडलार एलसी, लिंडलार कैटलिस्ट। अब इन चारों में से लिंडलार कैटलिस्ट निकाल लो। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये तो बर्च है। हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल इन क्यूनोलिन, यस इट इज लिंडलार कैटलिस्ट। पैलेडियम चारकोल इन क्यूनोलिन, यही पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट कहलाता है। जिंक HCl, जिंक HCl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Hg2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव और वाटर, ये हाइड्रेशन करेगा, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी इसके साथ। तो यह एडिशन ऑफ वाटर तो हो नहीं रहा, तो ये तो रिडक्शन है, सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी हाइड्रोजनेशन है बेटे? बोलिए, लिन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट व्हिच इज ए सिन एडिशन। मैं दूसरी भी करके दिखाता हूं आपको, देखो इन चारों को मिटा दूं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए जरा ध्यान से करके दिखाता हूं। ये तो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस हो गई। अगर इसी को मैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया कराऊं तो इसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है? बर्च रिडक्शन। और एडिशन होता है बेटा एंटी एडिशन। कैसा एडिशन होता है बेटा? एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन में क्या होगा बेटे? ट्रांसफॉर्म बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, वी विल गेट ट्रांसफॉर्म। समझ आता है? तो बर्च रिडक्शन में ट्रांसफॉर्म बनती है और लिंडलार कैटलिस्ट में कौन सी बनती है? सिस फॉर्म बनती है। तो हमसे क्या पूछी गई थी? सिस फॉर्म कैसे बनेगी? आंसर क्या होगा? लिंडलार कैटलिस्ट। हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर? इनमें से थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाए ये जरूरी नहीं, और भी आ सकते हैं। देखो बताता हूं। These are known as the hydrides of oxygen family. तो H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। पहली बात तो वही करते हैं जो उसने पूछा है। तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द, क्या हो जाएगी भैया? थर्मल स्टेबिलिटी लगातार डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेटल टू एच, वैसे ये तो मेटल्स हो जाएंगे, मैं एलिमेंट क्या देता हूं, वैसे नीचे आने वाले मेटल कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं बेटे, पीरियोडिक टेबल का वो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा?
H2E मतलब H2E जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती चली जाती है, दैट्स व्हाई दे बिकम मोर एंड मोर एसिडिक आल्सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखो कोई दिया गया है क्या? H2O सबसे ज्यादा और H2PO सबसे कम, बिल्कुल सीरीज में देखिए H2PO, H2TE, H2SE, H2S और H2O। आंसर इज थर्ड। लेकिन बेटा इसके बारे में दो चार चीजें और बताऊंगा मैं आपको, सुनिए। मान लीजिए दूसरा पॉइंट कोई पूछ ले जाए एसिडिक नेचर, तो ठीक उल्टा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप किसका? हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा तीसरा एक और सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली में बात करूं तो वहां चेंज है, वो मैंने आप लोगों को लिखाया है क्लास में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में यहां कोई चेंज नहीं, क्योंकि वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर, जब वो वाटर फ्रीज होता है तो वाटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो आइस बनता है, वो 4 है, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर है। तो इसीलिए होता क्या है, सबसे कम H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, फिर H2PO, और सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है बेटे? हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये में से कोई भी करेक्टर आपको 4 मैंने बताए, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी पूछे आप ये ऑर्डर्स लिखेंगे। एक काम कीजिए, इनको इसको पॉज कर लीजिए बेटे और ये ऑर्डर्स अपनी कॉपी में लिख, ठीक है? देखिए बेटे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला दिया गया PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। दूसरा दिया गया SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तीसरा दिया गया GeX4, X में दिया गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे हम जानते भी हैं X नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हैलोजन का है, इज मोर स्टेबल देन GeX2। और चौथा दिया गया SnF4 इज आयनिक इन नेचर। एक एक करके बात करते हैं। PbF4, फजान ये कहता है कि कोवेलेंट नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा या कोवेलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो फजान रूल कहता है साइज ऑफ कैटायन मतलब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो नेचर कोवेलेंट हो जाएगा कंपाउंड का। ये फजान रूल है केमिकल बॉन्डिंग। बेटा PbF4 में Pb4 पॉजिटिव लेड कहां आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद कराया था आप लोगों को, कहें शिवजी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो क्या कह रहा है ये? PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। क्या Pb का इतना बड़ा साइज होने के बाद ये कोवेलेंट होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। If the size of the cation increases, covalent nature decreases. इसका मतलब this will be ionic, कोवेलेंट नहीं होगा। ये गलत है। कोई और स्टेटमेंट बात करते हैं। SiCl4 is easily hydrolyzed. Yes, सिलिकॉन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और SiCl4 जो होता है वो आसानी से SiOH होल 4 होल 3Cl इस तरीके से लगातार एक एक करके बनाता जाता है। मालूम है ना आप लोगों को? बनाएगा OH,
Cl3, फिर SiOH होल ट्वाइस Cl2, फिर SiOH होल थ्राइस Cl3, SiOH होल 4, ये बनाएगा। क्यों? ये दो क्वेश्चन हैं इसमें भी, एक तो SiCl4 है और एक है CCl4। ये भी नीट में आ चुका है कि CCl4 हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। नहीं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होगा? क्योंकि कार्बन में डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। लेकिन सिलिकॉन वाला हाइड्रोलाइज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल वेकेंट है। तो ये वाला सही है। GeX4 is more stable than GeX2. Yes, it is also correct. Ge+4 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इन कंपैरिजन टू GeX2। तो ये भी सही है, ये भी सही है भैया। अगला, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। करते हैं भैया। SN4 पॉजिटिव कहां पे आ रहा है बेटा? बिल्कुल लास्ट में। साइज बड़ा है या छोटा? बहुत बड़ा है। साइज बड़ा है तो आयनिक होगा, बिल्कुल आयनिक होगा। कोवेलेंट होने के तो कोई चांस है नहीं। तो कह रहा है SnF4 इज आयनिक इन नेचर। यस, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। तो Sn और Pb ये साइज बहुत बड़ा है और फ्लोरीन F नेगेटिव का साइज बहुत छोटा है। तो सारी बातें आयनिक की तरफ लेके आ रही हैं, कोवेलेंट की तरफ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, PbF4 और SnF4 ये दोनों ही क्या हैं बेटे? आयनिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैं ये हटा दे रहा हूं, ये सारे सही हैं, एक यही गलत है आपका। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया तो आपका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, कह रहा है मैच द फॉलोइंग। इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया मैचिंग में, मैं मैचिंग यही करा दूंगा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? और इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटे, जिससे कि मैं आपको कुछ समझा सकूं उस क्वेश्चन में। नीचे वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्योर नाइट्रोजन। एनसीईआरटी पढ़ो, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक रिएक्शन पढ़ो, अंडरलाइन करो, याद करो। देखो मैं लिख के दिखाता हूं। प्योर नाइट्रोजन BA2N3। समझ बात है? BA पे 2 है तो आप N3 का होल प्लस, बेरियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड, सॉरी सोडियम एजाइड है NaN3 और बेरियम एजाइड है BaN3 का होल ट्वाइस। एजाइड आयन होता है N3 पर एक नेगेटिव एजाइड आयन। बेटा हीट करो, 2 मोल ले लो तो 2 मोल सोडियम आ जाएंगे प्लस 3 मोल N2 निकल जाएंगे। और इस केस में हीट करो, बेरियम आ जाएगा 3N2 और इन दोनों रिएक्शन में एनसीईआरटी ने लिखा है वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। बेटा ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ध्यान देना। 2012 में भी नीट में ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी का पार्ट था कि प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन सोडियम एजाइड था, जिसको आंसर आपको लगाना था। ये क्वेश्चन रिपीटेड। तो इससे क्या बनेगा बेटा? वेरी प्योर नाइट्रोजन। तो प्योर नाइट्रोजन का पहले वाले का ए का क्या आंसर हो गया? 4th। हेबर प्रोसेस, वेल नोन प्रोसेस, N2 plus 3H2 reversible to NH3, ए वेल नोन प्रोसेस। पुराने समय में आयरन एज ए कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज किया जाता था। अब जो है KO2 और Al2O3 का मिक्सचर यूज किया जाता है। तो हेबर प्रोसेस जो है वो मेन जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है। उससे क्या बनती है? अमोनिया बनती है। तो हेबर प्रोसेस अमोनिया। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेल नोन प्रोसेस, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 और एयर। क्या बन जाएगा? SO3। SO3 के ऊपर H2SO4 ऊपर से गिराया जाता है और इस टावर में हमको H2S2O7 मिलता है, जिसे ओलियम कहते हैं। और इस ओलियम में पानी मिला के
H2SO4 बनाया जाता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सी के लिए क्या हो गया, सेकंड। अगला है डीकन प्रोसेस। क्या होता है, HCl को O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है CuCl2 की प्रेजेंस में। क्या बन जाता है बेटा, क्लोरीन प्लस H2O। समझ में आता कि नहीं आगे, यहाँ 4 मोल मुझे यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2Cl2 हमारे पास आ जाएगा और 2H2O। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकन प्रोसेस। और डीकन प्रोसेस से इंडस्ट्री हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, क्लोरीन बनाते हैं। डीकन प्रोसेस क्लोरीन के लिए, तो डीकन क्लोरीन, तो डी का क्या हो गया 1, तो प्योर नाइट्रोजन के लिए 4 हो गया, हेबर का 3 हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का 2 हो गया और डीकन प्रोसेस का 1 हो गया। बेटा इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूं बेटा मैं आपको, NCERT पढ़ो। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। पॉज करो, लिखो, मिटाता हूं, अगला देखिए बेटे, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। Which of the following diatomic molecule has only pi bond according to MOT? MOT के अकॉर्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो थ्योरीज पढ़ाई गई हैं आप लोगों को, एक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और एक का नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये दोनों ही केमिकल बॉन्डिंग नाम के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे सबसे पहले। ऑक्सीजन में 16, नाइट्रोजन में 14, कार्बन में 12 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 4। बोलो, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5 और 4 दूनी। तो इन तीनों के लिए तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा वो लेस देन 14 या इक्वल टू 14 वाला बनेगा, और इसके लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा वो ग्रेटर देन 14 वाला बनेगा। O2 का अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम मालूम हो तो मैं करा ही देता हूं ना। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, I2PX, जगह नहीं है मेरे पास, मैं Pi2Py, Pi2Px एंटी बॉन्डिंग, Pi2Py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास बनता है। ये O2 के लिए बन जाएगा, निकालो। थोड़ा सा वो बेटा जगह की वजह से वो हो गया, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आगे 11 12 13 14, आगे 15 16। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, ये तो पार्टी नहीं ले रहे, इन्हीं से निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2 बॉन्ड ऑर्डर मतलब ऑक्सीजन में 1 सिग्मा 1 पाई। क्या सिग्मा में जो है इन्वॉल्वमेंट है, जी हाँ सिग्मा में इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1 सिग्मा 1 पाई, बॉन्ड ऑर्डर 2। और O2 में इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा दिखाई देता है कि डायमैग्नेटिक है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। बाद बाकी 14 और 14 से कम वाले के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और 2pz को आगे ले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल खिसक जाता है। तो बेटा थोड़ा इसको हटा दे रहा हूं, तो O2 में तो मैं तो वो है। दूसरा देखिए, क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा Pi2Px, Pi2Py और बाद में आ जाएगा सिग्मा 2p, यही खिसक जाता। N2 में तो आप जानते हो 2 2 4 2 6 2 8 10 8 2 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14।
क्या सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट है? जी हाँ, सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट है, और एक सिग्मा और 2 पाई बनेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। दिखाई दे रहा है ना आपको बॉन्डिंग से? एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2pz वाला, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए। तो इनमें तो सिग्मा सिग्मा दिखाई दे रहा है, C2 एंड Be2 बना के देखिए। ध्यान देना, उन्हीं को लेंगे जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे होंगे। C2 में कितने? 12, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। क्या हो गया बेटे? ध्यान दो, यहां पर भाई ये तो यहां तक का तो कोई भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ये तो काट दो, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट करें, बॉन्डिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पाई ऑर्बिटल कर रहा है, सिग्मा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये भी पाई बन रहा है और ये भी पाई बन रहा है, तो C2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, और उसमें बोथ आर पाई बॉन्ड्स। दोनों बॉन्ड कैसे होंगे बेटे? पाई बॉन्ड्स। वैसे तो बच्चों को जनरली ये याद रहता है, हम इतना एमओटी के इतने डायग्राम्स क्लास में हम लोग बनवाते हैं कि ये बच्चों को ये तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं थी कि C2 में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, B2 और C2 दोनों ही हमेशा ही बनवाए जाते हैं, तो इसमें कहीं कोई ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये तो रटा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 3rd। वैसे भी मैंने करके आपको दिखा दिया। ये B2 नहीं है, Be2 है, इसको भी बना लीजिए, इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT। तो MOT में याद रखिएगा, दो तरीके की एनर्जी लेवल डायग्राम है, एक 14 से कम और 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, और एक मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाली। अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी। 3-4 ऑर्डर दिए गए, वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही ऑर्डर करेक्ट होगा। करके देखते हैं, देखिए देखेंगे बेटा ध्यान से। सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो कौन कौन सा एलिमेंट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बताइए। यहां पर Li, Be, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यही तो एलिमेंट है सेकंड पीरियड। 3 4 5 6 7 8 9 10। जनरल प्रोटेक्शन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, नियॉन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हो वो कनेक्टिव लिंक है। जिन बच्चों को मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था उनको ये बात मालूम होगी कि हम लोग जिन भी ऑर्डर की बात करते हैं वो ऑर्डर सिर्फ यहीं तक होते हैं। नोबेल गैसेस के लिए बिल्कुल अलग बात होती है। चलिए, यहां पे तो वैसे आईपी पूछ रहा है तो आप सीधा भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि आईपी के केस में ऐसा नहीं है, आईपी तो आगे जाते हैं नियॉन में नोबल गैस स्पीसीज है तो वो तो निकालेगा ही नहीं, तो उसकी आईपी सबसे ज्यादा होगी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब हम एल्कली मेटल से हेलोजन तक जाते हैं तो आईपी की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती चली जाती है, क्योंकि साइज डिक्रीज करता चला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ होता है बेटा, ध्यान दो। एक गड़बड़ी तो यहां आती है और दूसरी गड़बड़ी यहां। ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, और ये P यहां से ये P ब्लॉक है सारा का सारा, और ये कौन सा ब्लॉक है बेटा? S ब्लॉक। बीच में D ब्लॉक वाला पार्ट तो सेकंड पीरियड में होता ही नहीं, तो ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, और यहां पर हो गया 1s2 2s2 2p1। इस तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन में 1s2
2s2 2p4। बेटा ये 2p3 क्या है? HF मतलब हाफ फिल्ड, और ये क्या है? IF मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का आईपी, फर्स्ट आईपी की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। इधर भी देखिए, यहां पर 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने, यहां पे 2p से इलेक्ट्रॉन निकालने। तो अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, पेनिट्रेशन पावर, तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है SPDF। इसका मतलब S इज मोर क्लोजर देन न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू P। इसका मतलब S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और P से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान होगा। दूसरी बात यह भी है कि जिस S से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, ये वाला बेरिलियम वाला, जिस S से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो वो फुल्ली फिल्ड है। तो बेटा दोनों ही केसेस में बेरिलियम जीत गया लड़ाई बोरॉन से। इसका मतलब यहां पर भी यही होगा, बेरिलियम का फर्स्ट आईपी ज्यादा होगा और बोरॉन का फर्स्ट आईपी कम होगा। तो बेटा मैं यहां लिख के दे रहा हूं, सबसे कम लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियॉन। ये नोबल गैस है, इनका हाईएस्ट आईपी होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। नोबल इस समय तो नोबल है बेटा, ध्यान रखिएगा कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि पहले कहते थे कि इनर्ट गैस, लेकिन अब इनर्ट नहीं कहते, अब नोबल कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ज़ेनॉन और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो फर्स्ट आईपी है वो बिल्कुल लगभग सेम है। और यही इसीलिए नोबल गैसेज से जो फर्स्ट कंपाउंड बनाया गया था वो कौन सा था बेटा? पहला तो ऑक्सीजन से बना था O2PtF6, इसी के आधार पर XCPtF6 बनाया गया था। ये भी याद रखना, अच्छा पार्ट है, मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना। जो फर्स्ट एवर कंपाउंड जो बनाया गया था ज़ेनॉन से, क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसका आईपी और ऑक्सीजन का आईपी बिल्कुल सेम है। तो अगर ऑक्सीजन O2PtF6 बना सकता है तो ज़ेनॉन भी XCPtF6 प्रिपेयर कर सकता है। समझ में आता? कि एक काम करो बेटे, जो है, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और बाकी है, रुको इसको देखते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है और देखते हैं इसको बेटे। रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला सवाल है। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, बेटा दो ही है, एक तो PHBV और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ये दोनों के बारे में आपको। नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 तो नहीं है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का पॉलीमर है, ये तो है। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, यस इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टन का है, याद है, और ब्यूना एस रबर, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन दोनों मिला लो तो ब्यूना एस रबर बन जाता है। तो यहां पे पूछा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और कुछ नहीं पूछा। वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि इन सबके मोनोमर भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी उसी तरीके से रटे हुए होने चाहिए मोनोमर सारे, स्ट्रक्चर्स और मोनोमर सारे। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है बेटा? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है और ये भी हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको जो है लिख लीजिए और पॉज करके फिर आगे क्वेश्चन करता हूं।